हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 3 एंड हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बेसिक मतलब की जो फंडामेंटल टेक्निक्स होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होती हैं टीचिंग और लर्निंग की, उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आइए आज के हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 3 और आज हमें पढ़ना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग। Okay, means what we can say part of teaching learning process, part of teaching learning process। चलिए भाई, तो डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें कही हैं, तो उनके देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट कहे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकडॉनल्ड की। तो मैकडॉनल्ड ने जो कहे हैं पार्ट, वो क्या कहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पार्ट्स देखिए। तो मैकडॉनल्ड ने कहा है कि भाई समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के यानी कि टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 मैकडॉनल्ड के अनुसार इसका जो पार्ट होता है वो होता है पाठ्यक्रम। मतलब सबसे पहले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए आपको चाहिए है पाठ्यक्रम। दूसरे नंबर पे है आपको अनुदेशन। अनुदेशन मीन्स इंस्ट्रक्शन। ऑन द थर्ड यू रिक्वायर शिक्षण मीन्स टीचिंग। एंड लास्ट पे आपको है अधिगम। तो 4 पार्ट बताए थे मैकडॉनल्ड ने इसके टीचिंग एंड लर्निंग के, पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम। ठीक है, तो स्पष्ट है कि शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अध्यापक मगर पाठ्यक्रम के अनुसार अनुदेशन सामग्री तैयार करता है। एग्जैक्टली भाई, अनुदेशन मीन्स इंस्ट्रक्शन जो क्लास में देना है। तो सबसे पहले उसके पास एक पाठ्यक्रम होगा कि भाई तुझे क्लास में पढ़ाना क्या है। उसके हिसाब से अध्यापक जो होगा अनुदेशन सामग्री तैयार करेंगे और शिक्षण क्रियाओं का आयोजन करते हैं। शिक्षण की सभी क्रियाओं के समन्वय के परिणाम स्वरूप ही अधिगम होता है। एग्जैक्टली जो शिक्षण की सभी क्रियाएं होती हैं उसके ही फलस्वरूप जो है आप अधिगम को प्राप्त कर पाते हो। ठीक है ना, अधिगम होता है, इसलिए इसका गहरा संबंध है। अब नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है गेज। ओके, तो अगले मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गेज। तो गेज क्या कहते हैं भाई, देखिए गेज क्या कहते हैं। गेज, तो गेज के अनुसार प्रभावशाली अधिगम में मनोवैज्ञानिक शक्तियां शिक्षण को सहायता प्रदान करती हैं। मतलब गेज कहते हैं कि प्रभावशाली अधिगम में मनोवैज्ञानिक शक्तियां जो होती हैं वो शिक्षण को सहायता प्रदान करती हैं। थोड़ी इस डेफिनेशन को समझेंगे कि अगर आपका अधिगम इफेक्टिव है यानी कि प्रभावशाली है, तो इसमें जो सपोर्ट होता है वो किसका हुआ करता है, इसमें जो इफेक्ट लगाता है वो मनोवैज्ञानिक शक्तियां मतलब कि साइकोलॉजिकल पावर्स जो होती हैं इसका सपोर्ट करती हैं। मनोवैज्ञानिक शक्तियां जो हैं इसका सपोर्ट करती हैं इफेक्टिव अधिगम का, तभी अधिगम जो होता है या जो लर्निंग होती है तभी इफेक्टिव बन पाती है। तो गेज ने यह कहा था कि प्रभावशाली अधिगम में मनोवैज्ञानिक शक्तियां शिक्षण को सहायता प्रदान करती हैं। विद्यार्थियों के व्यवहार तथा अधिगम लक्ष्यों को 3 क्षेत्र में बांटा जा सकता है। अब देखिए विद्यार्थियों के व्यवहार तथा अधिगम लक्ष्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। मतलब कि जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप 3 पार्ट में बांट सकते हो। नंबर 1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ज्ञानात्मक। ठीक है ना, तो ये सब किसने कहा, गेज ने। देन उसके बाद है भावनात्मक एंड थर्ड है क्रियात्मक। जी हाँ, तो भाई अधिगम के जो हैं अधिगम लक्ष्य ये हो सकते हैं, ज्ञानात्मक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है या क्रियात्मक हो सकता है। ठीक है, ओके। शिक्षण के द्वारा जब विद्यार्थी में व्यवहार परिवर्तन होता है तो वह व्यवहार परिवर्तन अथवा अधिगम इनमें से किसी क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जब आप ये टीचर है और टीचर जो है एक स्टूडेंट को अधिगम कराता है, टीचिंग करता है, बच्चा अधिगम करता है, तो अगर उसके अधिगम क्या है, व्यवहारों में परिवर्तन को अधिगम बोलते हैं। कोई प्रश्न आ चुका है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वह व्यवहार परिवर्तन अधिगम के इन तीनों क्षेत्रों में से किसी में भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है। अधिगम के अनुसार शिक्षण भी 3 प्रकार का होता है। ठीक ना, तो मतलब अधिगम के अनुसार शिक्षण भी 3 प्रकार का हो सकता है, जो इन तीनों पर केंद्रित हो, या तो वो ज्ञानात्मक अधिगम कराए या भावनात्मक रूप से अधिगम कराए या क्रियात्मक रूप से अधिगम हो सके बच्चे के अंदर।
तो अधिगम के अनुसार जो है शिक्षण 3 प्रकार का हो सकता है। चलिए देखिए, अब वो शिक्षण कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये तो अधिगम उद्देश्य हैं। अब इनसे जुड़े हुए शिक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, तो आइए मैं बात कर देता हूँ इन पर। तो हेडिंग डाल लीजिए, शिक्षण उद्देश्य एवं अधिगम। एवं अधिगम। तो देखिए, ये उद्देश्य है, उद्देश्य, और यहां पे अधिगम का स्वरूप क्या होगा। ये क्या थे, अधिगम के उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे, है ना, इनको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। और यहां पे शिक्षण विधि क्या होगी इसके लिए, बेस्ट। चलिए जानिए। तो शिक्षण का उद्देश्य अगर ज्ञानात्मक है, बच्चे का ज्ञान बढ़ाना है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है भाषण विधि। और अधिगम का जो स्वरूप होगा वो होगा जानना, मतलब स्टूडेंट जो है जानेगा। देन भावनात्मक उद्देश्य, अगर आपका अधिगम उद्देश्य भावनात्मक है, तो अगर आपका अधिगम उद्देश्य भावनात्मक है तो इसका बेस्ट मेथड है शिक्षण का नाटकीकरण। आप बिना नाटकी भाषण से कह लो कि भावनात्मक डेवलप हो जाए, नहीं हो पाएगी। ओके, इसका जो अधिगम का स्वरूप होगा वो होगा अनुभव करना, रियलाइज करना। ओके, टू रियलाइज। एंड लास्ट है क्रियात्मक। तो अगर बच्चे के अंदर आपको क्रियात्मक अधिगम करवाना है, ओके, मतलब कुछ वर्क करके, देन उसको आपको क्या करने को देना पड़ेगा आपके सामने, आपको प्रयोग करना पड़ेगा और इससे वह करना सीखेगा। एग्जैक्टली। ओके, तो भाई यहां से क्या बातें क्लियर हो रही है, यहां से ये बातें क्लियर हो रही हैं इस टेबल से कि आपका जैसा शिक्षण होगा वैसा ही विद्यार्थी में अधिगम होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा यदि दोनों शब्दों का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होगा कि शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध होता है। भाई है ही है, भाई शिक्षण है तभी तो अधिगम है। सभी शिक्षण लक्ष्य उन्मुख होते हैं और उनका लक्ष्य अधिगम में निहित होता है। शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके माध्यम से अधिगम की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। नदी के दो किनारों की तरह एक दूसरे से अलग होते हुए भी यह दोनों एक हैं। एग्जैक्टली नदी के दो किनारों के जैसे हैं शिक्षण अधिगम। शिक्षण की उपयोगिता का मूल्यांकन उसके द्वारा दिए गए अधिगम द्वारा ही हो सकता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षण एवं अधिगम घनिष्ठ संबंध है। संक्षेप में शिक्षण एक युक्तिपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या अध्यापक स्वयं अपने आप को और अपने ज्ञान को रचनात्मक एवं कलात्मक रूप से प्रयुक्त करता हुआ दूसरे अर्थात विद्यार्थियों के अधिगम को विकसित करता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये तो बात हो गई किसकी भाई, गेज के सारे चीज़ों की। गेज के जो वर्गीकरण था वो देख लिया आपने। अब बात करते हैं छोटे छोटे कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं, उन पर हम देख लेते हैं। क्रोनबेक के अनुसार अधिगम के 7 तत्व होते हैं जो अधिगम के सिद्धांतों का आधार माने जाते हैं और इसी के आधार पर शिक्षण के सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं। देखिए भाई क्या कहा है क्रोनबेक ने कहा है कि अधिगम के 7 तत्व होते हैं। 7 तत्व मतलब अधिगम इन 7 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक ना। और यही अधिगम के सिद्धांत का आधार है। जो सीखने का सिद्धांत है उसका आधार यही है। अधिगम के सिद्धांत का, लर्निंग के सिद्धांत का आधार यही है और इसी के आधार पर शिक्षण के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। और यही जो हमारे अधिगम के तत्व मिलेंगे, इन्हीं के आधार पर हमारे शिक्षण के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत को इन्हीं तत्वों के आधार पर निर्धारित किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके तत्व कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 जो इसका तत्व है वो है स्थिति। ओके, ता में छोटी की मात्रा आएगी, सॉरी, स्थिति। दूसरा तत्व क्या है अधिगम का? अधिगम का दूसरा तत्व है व्यक्तिगत विशेषताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल विशेषताएं, मतलब क्वालिटी,
ओके, ऐसा कुछ। थर्ड पॉइंट है, क्योंकि व्यक्तिगत विशेषताएं का, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि व्यक्तिगत भिन्नता, तो वो अलग बात है। देन थर्ड है लक्ष्य, मीन्स गोल, एम, टारगेट। फोर्थ है व्याख्या। फिफ्थ है कार्य। सिक्स्थ है परिणाम। एंड सेवेंथ है विरोध पर प्रतिक्रिया। क्या है ये? अधिगम के तत्व हैं। आइए इन सब चीज़ों को हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है स्थिति। अधिगम के तत्वों में जो पहला पॉइंट है वो है स्थिति। भाई स्थिति, फिर से छोटी की मात्रा लगेगी। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थिति का मतलब स्थिति का मतलब होता है, स्थिति सबसे पहले विषय का विश्लेषण करके उसे क्रमबद्ध किया जाता है और उसी के अनुसार स्थितियों का चुनाव किया जाता है ताकि विद्यार्थियों में अधिगम हो सके। तो स्थिति सबसे पहले विषय का विश्लेषण करके उसे क्रमबद्ध किया जाता है और उसी के अनुसार स्थितियों का चुनाव किया जाता है ताकि विद्यार्थियों में अधिगम हो सके। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विशेषताएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा विद्यार्थियों की योग्यताओं का पता लगाया जाता है और उन्हीं के आधार पर शिक्षण विधियों के बारे में निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल सही, फिर से एक बार पढ़ूंगा। विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा विद्यार्थियों की योग्यताओं का पता लगाया जाता है और उसी के आधार पर शिक्षण विधियों के बारे में निर्णय लिया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल ऐसे कर सकता हूं, व्यक्तिगत विशेषताओं को मैं डिटेल ऐसे कर सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि कुछ स्कूलों में सेक्शन बना दिए जाते हैं, वर्ग बना दिए जाते हैं। इनको हिंदी में संकाय बोलते हैं। जैसे 10th क्लास का 3 वर्ग बन गया, 10th A, 10th B, 10th C। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है इसको ऐसा करना, 10th A, 10th B, 10th C। इससे होता क्या है कि इसमें सबसे क्रिएटिव छात्र या हाई लर्निंग छात्र जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, एक पार्ट हो गया। 10th B उससे कम वाले और 10th C सबसे कम वाले, ये छात्र इसमें रख दिए जाते हैं। अब 10th A के छात्रों के लिए आप दूसरी शिक्षा पद्धति लगाएंगे, शिक्षण पद्धति, नॉट शिक्षा पद्धति। तो इसमें जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो दूसरी होगी, इसमें जो यूज़ करेंगे दूसरी होगी और इसमें जो यूज़ करेंगे वो दूसरी टेक्निक होगी। तो यार सबके लिए एक अलग अलग टाइप की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है लक्ष्य, यानी कि टारगेट। लक्ष्य भाई टारगेट, शिक्षण क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना अध्यापक का लक्ष्य होता है। बिल्कुल सही, शिक्षण क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना ही अध्यापक का ध्येय होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो ये लक्ष्य की बात हो गई है ना। थर्ड पॉइंट हो गया लक्ष्य। तो स्थिति हो गई, व्यक्तिगत विशेषताएं हो गई, लक्ष्य हो गया। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट है व्याख्या। व्याख्या में क्या आती? थ्योरी। व्याख्या में थ्योरी आती कि पूर्व ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये व्याख्या क्या पॉइंट है कि जो आपका पुराना ज्ञान है उसके आधार पर उससे जोड़ते हुए आपको नया ज्ञान प्रदान करना है। देन आता है कार्य। तो कार्य से क्या है? यह विद्यार्थी का रचनात्मक पक्ष है, मतलब इसमें विद्यार्थी अपना क्रिएटिव पार्ट दिखलाता है। कार्य में विद्यार्थी अपना क्रिएटिव पार्ट दिखलाता है, रचनात्मक पक्ष है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया करता है, वह कोई नया विचार अध्यापक के समक्ष रख सकता है। जी हाँ, तो इसमें विद्यार्थी जो होता है अनुक्रिया करता है, एक्शन करता है, कुछ ना कुछ काम करता है, और यदि कोई उसके पास विचार आता है तो वो उसे अध्यापक के समक्ष रख सकता है। देन परिणाम की बात करते हैं। परिणाम क्या होता है? तो परिणाम, अध्यापक विद्यार्थियों की गतिविधियों पर ध्यान रखता है और उनकी कमजोरियों को दूर करता है। वह h विधियों पर पुनर्विचार करता है कि भई अगर मेरी टेक्निक सही नहीं हो रही है तो वो फिर से विचार करता है। देन लास्ट है विरोध एवं प्रतिक्रिया। तो क्या है विरोध एवं प्रतिक्रिया? यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है
तो विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया का प्रतिरोध करता है। अगर लक्ष्य मिलता नहीं है तो जो विद्यार्थी होता है वह शिक्षण प्रक्रिया का प्रतिरोध करता है। तब शिक्षक विद्यार्थियों की कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने की चेष्टा करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे डिस्कस हो चुके हैं। ये अधिगम के तत्व हैं। तो अधिगम को इन तत्वों से मिलकर के माना गया है कि अधिगम जो है इन सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। चलिए, अब इसके बाद आता है शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत, ओके, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत। भाई क्या है शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत? मतलब कि थ्योरीज ऑफ टीचिंग प्रोसेस या प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। किन सिद्धांतों पर शिक्षण प्रक्रिया टिकी हुई है? ओके, देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है भाई? ये निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत अध्यापन का कार्य करने से पूर्व शिक्षकों को पढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्रत्येक विषय वस्तु का अपना एक महत्व होता है जो शिक्षक एवं छात्र दोनों को एक लक्ष्य प्रदान करता है। तो भाई सही बात है कि अध्यापन का कार्य करने के पहले शिक्षक को पढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाना है और मुझे कैसे कैसे पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें उद्देश्य में आ जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्रत्येक विषय वस्तु का अपना एक महत्व होता है जो शिक्षक एवं छात्र दोनों को एक लक्ष्य प्रदान करता है। ये लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम सामान्य उद्देश्य और द्वितीय विशिष्ट उद्देश्य। जी हाँ, तो शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं, निश्चित उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। जब हम लेक्चर प्लान बनाते हैं तो लिखते भी हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या है और विशिष्ट उद्देश्य क्या है। ओके, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय वस्तु से संबंधित अध्याय से होता है, बिल्कुल सही बात है, और जबकि विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किसी अध्याय से होता है। देखिए, सामान्य उद्देश्य जो आप उस पर्टिकुलर डे के जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस क्लास का, वो आपका सामान्य उद्देश्य है, और विशिष्ट उद्देश्य उस पूरे चैप्टर से रिलेट करता है कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है। विशिष्ट उद्देश्य है ना, ब्रॉड वे में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य विषय वस्तु से संबंधित अध्याय से होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किसी अध्याय से होता है। देन सेकेंड है शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण प्रक्रिया का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं हम परस्पर संबंध का सिद्धांत। भाई परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत परस्पर संबंध के आधार पर शिक्षण प्रणाली को मजबूत करने पर जोर डालता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह सिद्धांत आगमात्मक से निगमात्मक शिक्षण नियमों का अनुसरण कराता है। यदि कोई अध्यापक अपने वर्ग संज्ञा के विषय से में पढ़ाता है तो उस अध्याय को वर्तमान उपस्थित उदाहरणों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जैसे कुर्सी, टेबल, कलम इत्यादि। यस, बिल्कुल सही। तो मतलब आप जो है संबंध स्थापित करें चीज़ों के साथ। अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो आप रिलेट करके पढ़ाएं, टू रिलेट। इससे आपका जो पढ़ाई होती है वो इफेक्टिव बनती है। तो इसको बोलते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। तीसरा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो भाई अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा असाधारण, मतलब मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। तो
तो ये तो बहुत रियलाइज़ मैं खुद करता हूँ कि मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा असाधारण भूमिका निभाती है। यह अभिप्रेरणा आंतरिक एवं बाह्य दो रूपों में होती है। दो तरीकों की अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तिगत रूप से स्वयं के द्वारा संचालित होती है तथा यह किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं अभिप्रेरित करती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत, यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। वह लोकोक्ति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को विषय वस्तु से संबंधित अभ्यास एवं गृह कार्य प्रदान करता है, जो छात्रों की मूल्यांकन की एक विधि भी है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया छात्रों को रचनात्मक मूल्यांकन में मदद करती है। एक बार फिर से इस लाइन को मैं पढ़ूंगा। पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत, यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। यह लोकोक्ति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब ये जो लोकोक्ति है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को विषय वस्तु से संबंधित अभ्यास एवं गृह कार्य प्रदान करता है, जो छात्रों की मूल्यांकन की एक विधि भी है। मतलब अभ्यास गृह कार्य से देगा तो उसे पता चल जाता है कोई बच्चा होमवर्क करता है या नहीं करता है, तो उससे उसका एक मूल्यांकन हो जाता है। मूल्यांकन की विधि भी है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया छात्रों को रचनात्मक मूल्यांकन में मदद करती है और इससे ये जो मूल्यांकन प्रक्रिया है यह छात्रों को रचनात्मक मूल्यांकन में मदद करती है। अब रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बाद में थोड़े डिटेल में पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत। पुनर्बलन, फिफ्थ पॉइंट है पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यस, देखिए तो क्या है यह सिद्धांत प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया गया है, ये व्यवहारवादी बीएफ स्किनर ने दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम सकारात्मक पुनर्बलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है, रीइंफोर्समेंट, एंड दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को घटाता है। सकारात्मक पुनर्बलन पुरस्कार से संबंधित होता है जो व्यक्तिगत रूप से कठोर परिश्रम पर आधारित होता है। यस, तो अगर आप पॉजिटिव रिफोर्समेंट करेंगे, अरे यार तुम तो ये कर सकते हो बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम पक्का कर सकते हो, तुमने किया नहीं है, तो बच्चा एक बार कर लेगा। बट आप निगेटिव रिफोर्समेंट, अरे तुम तो गधे ढुच्च हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये निगेटिव रिफोर्समेंट हो जाता है, इससे अधिगम होने के बजाय रुक जाता है। देन लास्ट है उत्तेजना या प्रोत्साहन का सिद्धांत। सिक्स्थ पॉइंट, पुनर्बलन के सिद्धांत के बाद उत्तेजना या प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो भाई उत्तेजना या प्रोत्साहन का सिद्धांत क्या कहता है? उत्तेजना या प्रोत्साहन का सिद्धांत, उत्तेजना पद जो टर्म है, जो उत्तेजना टर्म है वो किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करने की अवस्था को दर्शाती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य के प्रति उत्तेजित रहता है तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिक सक्रिय और सृजनशील होगा। अब नेचुरली यदि कोई बच्चा किसी चीज़ के दौरान अगर एक्साइटेड है तो वो उसको बहुत जल्दी से सीखेगा। किसी व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो वातावरण, व्यक्तित्व, अभिरुचि, शिक्षण तकनीकी, शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में होता है। अब देखो भाई उत्तेजना कहाँ से आती है? उत्तेजना मतलब इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। इंटरेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? एक बढ़िया वातावरण होना चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक ना। व्यक्तिगत अभिरुचि का भी रोल होता है कि मतलब अब बच्चे का अगर इंटरेस्ट म्यूजिक में है और मैथ में नहीं है तो वो म्यूजिक में ही उत्तेजित महसूस करेगा। टीचिंग टेक्निक भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टीचर अगर बोर कर रहा है तो नहीं होगा। और शिक्षण अधिगम की सामग्री का भी थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो ये हमारा
लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। सो दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माय एंड। ओके, सो भाई ये जो है आपका आज की क्लास यहीं पर अपन फिनिश करते हैं। ओके, शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत पूरे हो गए। यहाँ पे एक बार बोल देता हूँ मैं कौन कौन से सिद्धांत पढ़े। सबसे पहला आपने पढ़ा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरे में परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, चौथे नंबर पे पुनर्बलन का सिद्धांत, देन उत्तेजना या प्रोत्साहन का सिद्धांत। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टूडियो। हैव ए नाइस डे अहेड। बाय बाय।